आप सब? तो चलिए एनसीईआरटी सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एनसीईआरटी में हमने कहा था आपको इसके पहले कि हम एमसीक्यू आप करवा देंगे, तो ये एमसीक्यू यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे भी होगा और ऐप पे भी होगा। सबसे पहले हम एक और बात बता दें कि अब आप कहोगे कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। पीडीएफ के लिए हम लोग एक अलग से बच्चों के लिए एक स्टूडेंट जोन बना दिए हैं सीआईए का। वहां हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे इंक्लूडिंग एनसीईआरटी। तो यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और भी कई कंटेंट मिलेंगे, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, मंथली क्वेश्चन मिलेगा, ऐसी सारी चीजें होंगी। उसी के अंदर हम लोग इस सबको डाल देंगे और वो एक तरह से फ्री है, 11 रुपया, इसलिए कि बर्डन ना पड़े ऐप पे। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन था जो देना था। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जो एमसीक्यू है ये हिस्ट्री का है, मॉडर्न हिस्ट्री का है और यूपीएससी एंड पीसीएस के लिए, ये वनडे एग्जाम वालों के लिए नहीं, उनके लिए अलग से जो चंद्रमणि सीआईए का एक और प्लेटफॉर्म है, सीआईए ऑफिसर प्लेटफॉर्म, वहां पे हम लोग वनडे एग्जाम से रिलेटेड एनसीईआरटी के क्लासेस लेक्चर अपलोड करेंगे। यहां यूपीएससी एंड पीसीएस के लिए ये है। जैसे अभी आप बीपीएससी अगर देने जा रहे हैं या आगे राजस्थान दोगे फिर यूपीएससी दोगे, तो उनके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन क्या है, और इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपको चाहिए होगा, तो इंग्लिश में क्वेश्चन वहां ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप जाके इंग्लिश में भी उसको देख सकते हैं। इतिहास के संदर्भ में पुरानी धारणा और वास्तविक अर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और यहां ध्यान रखना, हमारी जो स्टार्टिंग हुई है वो मॉडर्न हिस्ट्री के एनसीईआरटी जो क्लास 8 से स्टार्ट होता है, 6-7 में तो है नहीं, एंशिएंट एंड मिडाइवल है। तो क्लास 8 में वहां पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पहली बार मिलेगा, फिर फैक्ट्स भी आएंगे, एक एक करके हम लोग चीजों को देखेंगे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में पुरानी धारणा और वास्तविक अर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, पुरानी धारणा के अनुसार इतिहास का मुख्य केंद्र सामाजिक और आर्थिक है। इतिहास का वास्तविक अर्थ केवल निश्चित तारीख और युद्धों का वर्णन करना है। इतिहास समय के साथ हुए बदलावों का अध्ययन है। अतीत की घटनाओं के लिए हमेशा एक निश्चित तिथि का निर्धारण अनिवार्य है, ऐसा कहा गया है। हिस्ट्री का सवाल है इस कॉन्टेक्स्ट में। चलो बताओ आंसर क्या होगा। आंसर बताइए क्या होगा। आंसर इज सी। जो हमारा इतिहास है वो समय के साथ जो बदलाव होता है उसका एक अध्ययन है। समय के साथ चीजें बदलती है। देखो ऊपर के भी पॉइंट्स हैं, लेकिन ये जो है ना, ये एक्चुअल में सारे पॉइंट्स को कवर करता है और उसके ब्रॉड भी जाता है। यहां पर देखिए, इसका वास्तविक अर्थ केवल निश्चित तारीख नहीं, निश्चित तारीख युद्धों का वर्णन करना भी है, लेकिन केवल नहीं। ऐसे शब्द क्या करते हैं, ऑप्शन को अक्सर हां गलत कर देते हैं, तो ये कट गया। इसी तरह से पुरानी धारणा के अनुसार इतिहास का मुख्य केंद्र सामाजिक और आर्थिक है, नहीं, धार्मिक भी है, सांस्कृतिक भी है। और अतीत की घटनाओं के लिए हमेशा एक निश्चित तिथि का निर्धारण अनिवार्य है, नहीं, हमेशा अनिवार्य नहीं होता। अनिवार्य है, अगर नहीं भी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हमेशा अनिवार्य नहीं होता। यूपीएससी, पीसीएस, ये एक्सट्रीम वर्ड है, पकड़ते चलिए। यहां पे केवल, जिसको ओनली कहते हैं, हमेशा, जिसको ऑलवेज कहते हैं, ठीक है, ये क्या हुआ, कट गया ना। तो इस तरह से एक्सट्रीम वर्ड अक्सर हां कटेगा। आंसर इज सी। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक निश्चित तिथि के बजाय अवधि यानी पीरियड से संबंधित है, डेट की जगह पे पीरियड से संबंधित है। राजा का राज्याभिषेक, ब्रिटिश शासन की स्थापना, राजा की मृत्यु की तारीख, युद्ध की समाप्ति का दिन। क्वेश्चन है इनमें से क्या डेट से नहीं पीरियड से जुड़ा हुआ है। देखो, जब भी हम राजा के राज्याभिषेक की बात करते हैं तो यहां पे डेट अक्सर हां आ जाता है, आता है ना। किसी का मिसिंग है वो बात अलग है। ऐसे जब राज्याभिषेक होता है तो हम लोग कहते हैं
कि पर्टिकुलर डेट पे राज्याभिषेक हुआ है, तो ये भी डेट का हिस्सा है। राजा की मृत्यु होती है तो डेट पता होता है ना कि हाँ भाई इस तारीख को राजा की मृत्यु हो गई। और युद्ध की समाप्ति का जो अनाउंसमेंट होता है तब भी कहते हैं ना कि युद्ध की समाप्ति हो गई। तो ये सब डेट से रिलेटेड फैक्ट्स है। लेकिन ब्रिटिश शासन की स्थापना कब हुई, कोई तारीख किसी को पता है? नहीं। ये पीरियड है, ये एक अवधि है। और एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझना है। स्टार्टिंग में लगेगा कि क्या ये बच्चों वाली बातें हैं, नहीं, यही तो एनसीईआरटी यही तो फंसाता है। इन सब चीजों में ही एनसीईआरटी फंसा लेता है, अपने शब्दों के साथ खेल जाता है। तो हमें यहां पे एक एक चीज पे प्रॉपर डिस्कस करना है और एकदम से क्लियर करते चलेंगे स्टार्टिंग से। तो डेट से संबंधित ये सब हो सकता है, लेकिन ब्रिटिश शासन की स्थापना, मुगल की स्थापना, समझ में आ रहा है, सल्तनत काल की स्थापना, या कोई एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, अशोका का पीरियड, तो वो डेट में नहीं आएगा। उस बीच में बहुत सारे बदलाव होते हैं, तो उसको हम लोग अवधि कहते हैं, पीरियड कहते हैं। क्लियर? अतीत के इतिहास को तारीखों से अत्यधिक जोड़ने का मुख्य कारण क्या है? हम अतीत के इतिहास को तारीख से क्यों ज्यादा जोड़ते हैं? सामाजिक सुधारों का अध्ययन करना, राजाओं के जीवन, युद्धों और उनकी शासन संबंधी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना, सामान्य लोगों की जीवन शैली का दस्तावेजीकरण और आधुनिक आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करना। आंसर क्या होगा? देखो, सबसे पहली बात, अगर हम अतीत के इतिहास की तारीखों को देखें तो क्या आम लोगों की चर्चा होती थी उसमें, या राजा महाराजा की बात होती थी, उनके जन्म की बात होती थी, अशोक अकबर की बात होती थी, या आम लोगों का डेट ऑफ बर्थ पता था? ऐसा कुछ होता था? आम लोग कोई फेस्टिवल मनाते थे तो पता होता था कि उस समय दीपावली कब था, बैसाखी कब था? नहीं ना। तो आम लोगों के जीवन का दस्तावेजीकरण नहीं किया जाता था, ना किया जाता था, ना किया जाता है इस तरीके से कि उसको तारीख के साथ हम डिनोट करें, और करना संभव ही नहीं है। यहां क्वेश्चन क्या है, वहां सिर्फ ये नहीं है, यहां पे इसको अगर इसको हटा दोगे तो बात बदल जाएगी। तो इतिहास को तारीखों से अत्यधिक जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया है? इसके लिए नहीं। आधुनिक आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करना, ना, इतने टुकड़े में बटे थे कि ऐसा कुछ नहीं था। सामाजिक सुधारों का अध्ययन करना, बिल्कुल ही नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। कारण यह था कि उस लेवल पे मॉडर्न सोसाइटी उस समय नहीं थी कि इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन करके उसमें अपने यहां बहुत ज्यादा रिफॉर्म लाए। उन लोगों में यह था कि हम जो है वही सही है, हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रिचुअल है वही सही है। तो ऐसा कुछ अध्ययन नहीं करना था, ना ही इकोनॉमिक लेवल पे, ना ही सोशल लेवल पे, ना ही रिलीजियस लेवल पे। राजाओं के जीवन, युद्ध, उनकी शासन संबंधी गतिविधियों का वर्णन करना, तारीखे फिरोज शाही। समझ में आ रहा है? ऐसी कई किताबें लिखी गई है। तो किसके बारे में लिखा गया? पृथ्वीराज रासो। किसके बारे में लिखा गया? आम लोगों के बारे में, कि राजाओं का वर्णन हो रहा है वहां पे। तो इसी तरह से राजा का वर्णन होता है, राजतरंगिणी कलहन की। आंसर इज बी। ठीक है, आगे, आधुनिक इतिहास लेखन की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मॉडर्न की बात की जा रही है, मॉडर्न हिस्ट्री। यह केवल शासकों की वंशावली तक सीमित है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन जैसे रोजी रोटी, बाजार के विकास आदि पर केंद्रित है। इसमें नए विचार और संस्कृति के प्रसार की उपेक्षा की जाती है। यह केवल उन घटनाओं का अध्ययन करता है जिनकी तारीखें निश्चित उपलब्ध है। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? आधुनिक इतिहास लेखन की विशेषता से संबंधित ट्रू स्टेटमेंट चुनना है। सत्य कौन सा है? ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? क्या होगा आंसर? बताओ। देखो, फिर से पकड़िए एक्सट्रीम वर्ड, केवल कट रहा है, केवल, केवल, ठीक है, और कुछ है? हाँ, तो केवल शासकों की वंशावली नहीं,
केवल उन घटनाओं का अध्ययन करना जिसकी तारीख निश्चित नहीं। अब 2 है, इसमें नए विचार और संस्कृति के प्रसार की उपेक्षा की जाएगी। एक तो मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग की बात की जा रही है और हम नए विचार और जो नई कल्चर है, रिलीजन है, सोशल चेंजेस है, उसको हम इग्नोर करेंगे? नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा। ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन जैसे रोजी रोटी, देखो इसके अंदर राजा महाराजा भी आएंगे या जो उस तरह के प्रोमिनेंट लीडर हैं वो भी आएंगे, और आम लोगों की बात भी अब इतिहास करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो आम लोगों के सोशल, कल्चर, रिलीजियस आदि बातों पे भी काम करता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन। एक्चुअली इस क्वेश्चन में एक इमेज मिसिंग है, तो इसको क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं, कुछ नहीं है सर, समझा देते हैं, आपको याद आ जाएगा। जब आप एनसीईआरटी का वो नोट्स देखोगे ना तो उसके अंदर है इमेज यहाँ छूट गया है। क्वेश्चन है कि और इसको अभी छोड़ भी दीजिए क्योंकि ये एज फॉर एग्जाम्पल है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इमेज हो ही। औपनिवेशिक काल के चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां एज फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया गया है जेम्स रेनेल का, नोट्स में जेम्स रेनेल की जो तस्वीर है वो डाली गई है, लेकिन यहां पे जरूरत नहीं, इसको हम हटा भी देना रेनेल को, तब भी औपनिवेशिक काल के चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है अभी विचार करना? ये चित्र केवल कलात्मक अभिव्यक्ति थे और इनका राजनीतिक प्रभाव शून्य था। इन चित्रों का उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता के सभ्य बनाने के मिशन को वैध ठहराना था। इनमें भारतीय संस्कृति की सर्वोच्चता को ब्रिटिश संस्कृति के ऊपर दिखाया गया था। यह चित्र केवल ब्रिटिश शाही परिवार के व्यक्तिगत शौक को दिखाता है। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5। आंसर क्या होगा? देखो ए तो आपका गया, ए कट गया। कटा कैसे? फिर पहले तो आसान उठाते हैं। एक तो केवल से आपका गया ए, और अगर केवल से जाएगा तो ये भी जाएगा, तो डी भी गया, है ना। केवल ओनली वर्ड से, ओनली शब्द से दो को हम काट रहे हैं। पहले चेक कर लेते हैं कि गलत तो नहीं काटे। केवल कलात्मक अभिव्यक्ति थी, जो औपनिवेशिक टाइम में, अंग्रेजों के टाइम में जो पेंटिंग बनाया जाता था केवल आर्ट के पर्पज से बनाया जाता था, उसका पॉलिटिकल प्रभाव शून्य था। क्यों था बताते हैं। यह चित्र केवल ब्रिटिश शाही परिवार के व्यक्तिगत शौक को ना था ही नहीं, मतलब इसमें भारतीय संस्कृति की सर्वोच्चता को ब्रिटिश संस्कृति के ऊपर दिखाया जाता था। ऐसा हो सकता है कि ब्रिटिश काल में भारतीय कल्चर को ऊपर दिखाया जाए, क्या यह संभव है? कट गया। भारतीय संस्कृति की सर्वोच्चता को तो नहीं दिखाया जा सकता, आंसर तो बी है यहां पे। अब यह आंसर कैसे है इस पे भी डिस्कस करते हैं। इन चित्रों का उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता को सभ्य बनाने के मिशन, सिविलाइजिंग मिशन को वैध ठहराना था। इट मींस कि इस तरह के इमेज आज के डेट के पीआर का काम करते थे। इस तरह के इमेज लोगों के अंदर ब्रिटिश लोगों और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक सकारात्मक विचार कि वो लोग भारत में शोषण करने नहीं आए हैं, यहां के लोगों की मदद करने, उन्हें सिविलाइज करने, उन्हें सभ्य बनाने आए हैं। क्योंकि गोरों को लगता था ऊपर वाले ने उनको ये जिम्मेवारी दी है कि आप जाइए और पश्चिम में जो पूरब में जो लोग हैं उनको जाके सभ्य बनाइए। ठीक है, उनको ऐसा लगता था, तो उनको ऐसा लगता था कि ये हमारी जिम्मेवारी है, तो उसको वो जस्टिफाई करने के लिए इस तरह के पेंटिंग्स बनवाते थे, इस तरह के आर्ट को डिजाइन करवाते थे, जहां आम लोगों को केवल कट रहा है अभी भी, है ना। चलो, लिप्टन चाय एक विज्ञापन है चाय का, नोट्स में आपके दिया गया है। लिप्टन चाय का एक विज्ञापन है। उस विज्ञापन में राजकुमार आर्थर ड्यूक ऑफ कनॉट का चित्रण किस बात का प्रतीक था? जो विज्ञापन उस समय लिप्टन का हो, लिप्टन अभी भी है ना, उस समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय चाय उद्योग को दी गई सब्सिडी का, औपनिवेशिक काल में व्यापार के माध्यम से शाही प्रभाव और उच्च सामाजिक स्तर को बढ़ावा देने का, यह साबित करने का कि भारतीय चाय की गुणवत्ता ब्रिटिश चाय से बेहतर है, भारतीय राजघरानों के साथ अंग्रेजों को बराबरी के संबंध का। आंसर क्या होगा?
अभी बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस क्यों प्रचार करते हैं? उनको प्रचार करने के लिए क्यों लाया जाता है? इस तरह के जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं प्रचार करने के लिए इसलिए लाए जाते हैं, इसीलिए लाए जाते हैं क्योंकि आम लोग प्रभावित हों। उनको मैगी खिलाते हुए, बर्गर खिलाते हुए, उनको कॉर्नफ्लेक्स खाते हुए दिखाएंगे, ये अलग बात है, मुंह में डालने के बाद वो फेंक देते हैं, लेकिन आम लोग तो प्रभावित हो गए। उनको थम्स अप, कोको कोला पीते हुए आप देखोगे, उनको शराब पीते हुए देखोगे, गुटखा खाते हुए देखोगे, और वो लोग गुटखा का ऐड करते जिनमें मैक्सिमम लोग गुटखा नहीं खाते, मैक्सिमम लोग सिगरेट नहीं पीते हैं। तो ऐसे प्रचार क्यों किया जाता है? लोगों को इन्फ्लुएंस करने का। उस समय चाय को इन्फ्लुएंस करना था, लोगों को यह दिखाना था कि शाही लोग भी चाय पीते हैं और चाय पीना एक स्टेटस सिंबल है। लाइक वेस्टर्न क्लॉथ जो था, यानी पाश्चात्य जो खान पान था, कपड़े थे, उनको हमने एक सिविलाइजेशन से जोड़ा और मॉडर्न सिविलाइजेशन से जोड़ा और हमने उसको फॉलो किया। तो ये चीज ये चाय के साथ दिखाना चाहते थे। अब सब्सिडी की बात काहे का? ब्रिटिश चाय से कैसे बेहतर बताएंगे? वो होगा नहीं। और भारतीय राजघरानों के साथ अंग्रेजों का बराबरी का संबंध संभव है? नहीं है ना। वो एक प्रचार करने का माध्यम। ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा भारत के इतिहास को गवर्नर जनरल केंद्रित बनाने का क्या निहितार्थ है? ब्रिटिश टाइम का जो इतिहास है उसको गवर्नर जनरल सेंट्रिक बनाने का क्या औचित्य है? पहला, यह भारतीयों को लोकतांत्रिक संघर्षों को गहराई से समझने में मदद करता है। यह इतिहास को केवल ब्रिटिश प्रशासनिक उपलब्धि और नीतियों तक सीमित रखता है। इसे आम भारतीय जनता की भागीदारी को अत्यधिक महत्व दिया गया। यह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए सबसे सटीक तरीका है। आंसर क्या होगा? ओनली कटेगा? इस बार नहीं, ठीक है। तो 100 में 95 टाइम्स कटेगा, 5 बार नहीं भी कटेगा। अब देखो, ब्रिटिश इतिहास को गवर्नर जनरल केंद्रित क्यों बनाया गया? भारतीयों के लोकतांत्रिक संघर्ष को गहराई से समझना ना, ये आंसर तो भी है। इस इतिहास को केवल ब्रिटिश प्रशासनिक उपलब्धि और नीतियों तक सीमित रखा गया। देखो, गवर्नर जनरल सेंट्रिक बनाने का फायदा यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार बच जाता था हमेशा, वो अपने आप को डिफेंड कर देता था। कि कर्जन के टाइम में ऐसा हुआ ना, तो कर्जन के कारण हुआ ऐसा, समझ में आ रहा है? लिप्टन के टाइम में गड़बड़ी हुई ना, तो लिप्टन के टाइम के कारण गड़बड़ी हुई, हमारे कारण गड़बड़ी नहीं हुई। ब्रिटिश सरकार ठीक है, ये गवर्नर जनरली जो है ना बहुत बदमाश था, अच्छा आदमी नहीं था, इसके कारण दिक्कत हुआ है आपको। तो उसके ऊपर समझ में आ रहा है करने के लिए, तो जो भी ब्रिटिश के प्रशासनिक उपलब्धि और नीति था उस तक सीमित करना चाहता था। जैसे डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात की, बाद में उसको फिर रोका गया। अब रोका गया तो हम क्या पढ़ते हैं? डलहौजी का डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ब्रिटिश सरकार का नहीं पढ़ते हैं, कर्जन की पॉलिसी है ना। हम लॉर्ड लिट्टन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ब्रिटिश सरकार का नहीं, लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लाया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो जो खूबियां, मतलब जो उससे बेनिफिट हुआ वो भी हमने गवर्नर जनरल को सौंप दिया, और जो नुकसान हुआ वो भी सौंप के उन्हीं के सेंट्रिक हमने इसको बना दिया। और भारतीय जनता को अत्यधिक महत्व देना, सामाजिक आर्थिक, ठीक है। चलिए, तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना किस आधार पर तय होता है? तारीख, डेट इंपॉर्टेंट, किस आधार पर तय होता है? केवल सरकारी अभिलेखों में दर्ज तारीख के आधार पर, किसी विशिष्ट घटना को महत्वपूर्ण मानने के हमारे अपने दृष्टिकोण पर, केवल उन तारीखों पर जिनका उल्लेख ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया है, केवल प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में दी गई तिथियों के आधार पर, डेट के आधार पर। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा। यही तो कहें एनसीईआरटी की एक खासियत होती है, उलझाता है वो। तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना, वो मेजरमेंट क्या है जिससे हम किसी डेट को इंपॉर्टेंट मानेंगे? किस आधार पर तय होता है? पहले देखो, यहां पे भी ओनली शब्द आया है और कट जाएगा, ओनली यहां कट जाएगा, ये भी गया और ये भी गया।
केवल प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में दी गई तिथि, एक तो पहले ये जो है ना, ये संदिग्ध है, प्राचीन ग्रंथों में जो तिथि है वो डाउटफुल है। दूसरा, केवल सरकारी अभिलेखों में दर्ज तारीख नहीं। तीसरा छोड़िए, पहले सी पे आइए, तीसरे पे, सी पे, केवल यहां भी कट गया, केवल उन तारीखों पे जिनका उल्लेख ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया ना, तो तीनों केवल आपका गया इसमें। अब बचा एक, किसी विशिष्ट घटना को महत्वपूर्ण मानने का हमारे अपने दृष्टिकोण पर, हमारा जो पर्सपेक्टिव है, इसको ऐसे देखो कि आपके लाइफ में कौन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई, डेट, मतलब कौन को आपके जीवन में तो हर रोज हर साल कोई ना कोई डेट आता है, हर साल कोई ना कोई डेट आता है ना, पूरे साल में ही जैन टू दिसंबर हम जितने उम्र के हो गए उतनी बार तो वो डेट रिपीट हुआ, लेकिन क्या हर डेट इंपॉर्टेंट है? तो तारीखों को हम महत्वपूर्ण मानने का पैमाना अगर हम पे आप पे छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? हम पे और आप पे छोड़ दिया जाए तो हम क्या कहें, कैसे पैमाना? हमारा जन्मदिन कब है, कभी कोई एक्सीडेंट हुआ बच गए, कभी हमने कोई अवार्ड लिया खुश हो गए, कभी बहुत अच्छा रिजल्ट आया हमने पार्टी दिया था, कभी बहुत बड़े पूजा का आयोजन किया गया, हमारे घर कोई बच्चा हुआ, हमारी शादी हुई, या ऐसे कई सारे चंद ओकेजन है जिसमें हम किसी की डेथ हो गई, तो हम उस डेट को याद करते हैं, हो सकता है दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। तो तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या है? वो पैमाना हमारा पर्सपेक्टिव है, वो पैमाना हमारे अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तो किसी भी तारीख को इंपॉर्टेंट तभी माना जाता है जब, अब इतिहास में भी कई तारीखें हैं, तो हम लोग कुछ ही डेट को क्यों मानते हैं? हम लोग 7 अगस्त 1905 को ही क्यों याद रखते हैं? हम लोग 1 अगस्त 1920 को ही क्यों याद रखते हैं? 5 मार्च 1931 को ही क्यों याद रखते हैं? 15 अगस्त 1947 को ही क्यों याद रखते हैं? तारीखें तो और भी थी, तो उसके पीछे ये कारण है। ठीक है, इतिहास के अध्यायों में, इतिहास को अध्याय में विभाजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इतिहास को हम चैप्टर्स में क्यों डिवाइड करते हैं? पहला, प्रत्येक घटना के लिए एक निश्चित तिथि का निर्धारण करना। दूसरा, केवल शासकों को कालक्रम को सुरक्षित करना। घटनाओं के बीच सामंजस्य, कोहेरेंस स्थापित करना और उन्हें समझने और याद रखने में सहजता प्रदान करना। केवल उन घटनाओं को हटाना जो ब्रिटिश प्रशासन के अनुकूल नहीं थी। अब यहां पे बहुत ही सिंपल है कि इतिहास को हम चैप्टर में क्यों डिवाइड करते हैं? प्रत्येक घटना के लिए एक निश्चित तिथि निर्धारित करना, यह मकसद नहीं होता ना। हम चैप्टर में डिवाइड करके हम थोड़ी ना ये तय करते हैं कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर घटना इस तारीख को हुई इसलिए अगले चैप्टर में आएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ठीक है। दूसरा, केवल शासकों के कालक्रम ना, केवल, अब ऐसा थोड़ी है कि अशोक का हम अलग पढ़ते हैं, दशरथ का अलग पढ़ते हैं, एक ही सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं, वहां पर अलग करने की जरूरत नहीं होती है। कई पीरियड को हम लोग एक साथ पढ़ लेते हैं। घटनाओं के बीच में सामंजस्य स्थापित करना और उन्हें समझने और याद रखने में मदद करना। जैसे जब आप इतिहास पढ़ते हो तो ब्रिटिश सरकार की जो रेवेन्यू पॉलिसी है, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी या इकोनॉमिक पॉलिसी, उसको आप अलग पढ़ते हैं, है ना। उनका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो अलग आप देखते हो। उसके बाद उन्होंने सोशल या रिलीजियस लेवल पे क्या किया उसको अलग देखते हैं। क्यों हमने इसको चैप्टर में बांटा? क्योंकि जो सोशल रिलीजियस चीजें हुई थी उसको हम बाद में देखेंगे, उसको एक जगह देखेंगे, समझ में आएगा। जो इकोनॉमिकल चीजें उन्होंने की उसको एक जगह देखेंगे, जो पॉलिटिकल किया उसको एक जगह देखेंगे। तो सामंजस्य स्थापित करने के लिए, ना केवल उन घटनाओं को हटाना जो ब्रिटिश सरकार के अनुकूल नहीं था। क्लियर? जेम्स मिल की एक किताब है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें किया गया काल विभाजन यानी जो टाइम का पीरियड है वो किस आधार पर आधारित है? पहला, भारत में हुए सामाजिक और आर्थिक सुधार के आधार पर, तत्कालीन शासकों के धर्म के आधार पर, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की गति के आधार पर, या ब्रिटिश प्रशासन के प्रशासनिक दक्षता के आधार पर। किस आधार पर? जेम्स मिल वही हैं जिन्होंने एक थ्योरी दी थी, मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल। जेम्स मिल वो हैं जिन्होंने कहा था अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए न्यूनतम लोगों को अगर कुछ दुख भी होता है तो चलेगा,
इसी को काउंटर करते हुए महात्मा गांधी ने सर्वोदय का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो ये जो जेम्स मिल के द्वारा एक किताब है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसमें इन्होंने उस समय के शासकों के धर्म यानी रिलीजन के आधार पे इन्होंने टाइम पीरियड में हिस्ट्री को बांटा था। तो जो ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री है वो तात्कालिक शासकों के धार्मिक विश्वास पे आधारित था, तो इस आधार पे इसका आंसर होगा बी। ठीक है, क्लियर? चलो आगे फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में आगे के सेक्शन को देखेंगे और इसी तरीके से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को समाप्त करेंगे।